ये रजिस्टिविटी क्या होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 कंडक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये गोल नज़र आ रहा है जो कि A है, और इसकी लंबाई लेंथ जो है वो L है। अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को कुछ ना करूं और इस कंडक्टर का एरिया चेंज कर दूं तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा। आप गौर करें तो अब इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए ज़्यादा खुला रास्ता मिल गया है, तो ज़ाहिरी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को कम रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, यानी कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कम हो जाती है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब एक और कंडक्टर देखते हैं जिसका एरिया तो इस येलो कंडक्टर के एरिया के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है। चूँकि हमने जो है वो लेंथ ज़्यादा कर दी है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ, क्योंकि ज़्यादा लंबाई ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और एरिया बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब ये तो हमने समझ लिया, इसी की मदद से हम रेजिस्टिविटी की तारीफ़ करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है इक्वेशंस की शक्ल में लिख लें। तो नेक्स्ट हमने जो है वो यही किया है, इसी बात को हमने इक्वेशंस की शक्ल में लिखा है। तो हम देखते हैं कि अब हम इसी रिज़ल्ट को इक्वेशंस की शक्ल में कैसे लिखें। हमने कहा था कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह हमने कहा था कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करें तो यहाँ पे हम जो है वो इक्वलिटी की अलामत यूज़ करेंगे और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करेंगे। यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा आज का टॉपिक है, जिसे हम जो है वो रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं, यानी कि इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इट्स सिंबल इज़ रो। रो इज़ ए ग्रीक लेटर। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आएगा, और हम जो है वो ये क्यों कहते हैं कि रेजिस्टिविटी 1 मीटर क्यूब कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है। इस फार्मूला में अगर हम रेजिस्टिविटी मालूम करना चाहते हैं तो हम ए को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा, और लेंथ को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या बना, RA/L। अब हम अगर रेजिस्टिविटी की तारीफ़ करना चाहते हैं तो हम इस एरिया और लेंथ को 1 पुट कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंडक्टर हो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आएगा। यानी कि अगर मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब। यही वजह है कि हम रेजिस्टिविटी की तारीफ़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ और यहाँ भी 1 पुट करूँ तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी। यानी कि रेजिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। अगर हम रेजिस्टिविटी का यूनिट मालूम करना चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया, RA ओवर यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगा, ओहम मीटर, यानी कि पावर 2 है। ये आप जो है वो बेसिक इंडेक्स रूल को जानते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। आप ज़रा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं आपने क्या सोचा है। अभी हम जो है वो यहाँ पे आपको एक कंडक्टर दिखा रहे हैं। इस कंडक्टर का हम इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कंडक्टर के एटम्स हैं। अभी कंडक्टर के इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को ज़रा देखिए जो कि रैंडम है, यानी कि कंडक्टर में अभी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में
फ्लो करने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं कि कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है। अब भी ज़रा देखिए तो इस कंडक्टर के जो मेरे पास एटम्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन हम जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के एटम्स की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और ऐसा करने से, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का टकराव इन एटम्स के साथ बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। आप ज़रा इस फिगर में देखिए, अभी मैंने जो है वो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अब ज़रा देखते हैं कि इसके एटम्स की वाइब्रेशन कैसी होगी। ज़रा देखिए, पहले ये बहुत स्लो वाइब्रेट कर रहे थे, हमें नज़र भी नहीं आ रहे थे, अब ये कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसी जो है वो फास्ट वाइब्रेशन की वजह से एटम्स को जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। तो हमने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। इसी चीज़ को हम जो है वो इक्वेशंस की शक्ल में लिखेंगे कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या असर होता है। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो कंडक्टर का T0 था, और जब कंडक्टर का टेम्परेचर T0 था तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस R0 थी। अभी हमने जो है वो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बढ़ा दिया, यानी कि कमरे के अंदर कोई हीटर चल गया जिससे कंडक्टर भी गर्म हो गए। जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की R0 नहीं रहेगी, ये बढ़ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, RT हो जाएगी। तो हम चेंज इन रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0 होगा। एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि अगर कंडक्टर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 ज़्यादा हो तो उसमें तब्दीली भी ज़्यादा आएगी, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा आएगा। एक्सपेरिमेंट हमें ये भी बताते हैं कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा हो तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसमें चेंज भी ज़्यादा होगा, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन वी replace a proportionality sign with an equation sign, we insert a constant alpha, and this constant alpha is known as temperature coefficient of resistance। जब भी हम कोई कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ भी हम जो है वो इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस टर्म को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसी इक्वेशन को दूसरी तरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो है वो तारीफ़ है, यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली से किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में कितनी तब्दीली आती है, इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी तारीफ हम यूँ करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये मैंने फ्रैक्शनल चेंज क्यों कहा, क्योंकि आप देखें कि न्यूमरेटर में ऊपर वाली रकम में चेंज इन रेजिस्टेंस ही अकेला नहीं आ रहा, बल्कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस की तब्दीली और ओरिजिनल रेजिस्टेंस का आपस में फ्रैक्शन है यहाँ पे। सो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम आगे देखते हैं कि क्या रेजिस्टिविटी को भी कोई फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर की तब्दीली से। तो रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस से ही बनती है। हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला पढ़ा था जो कि RA/L था। अगर हम इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को A/L से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं A/L के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं A/L के साथ। तो हम ऊपर और नीचे A/L के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप देखें ये टर्म जो है वो ρT बन जाएगी, और ये टर्म जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट ओरिजिनल टेम्परेचर बन जाएगी, यानी कि रूम टेम्परेचर ρ0। और इसी तरह जो है वो ये टर्म भी ρ0 बन जाएगी। तो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कुछ ऐसा आएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ρT माइनस ρ0 ओवर ρ0 डिवाइडेड बाय T माइनस T0।
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे? तो अभी हम अल्फ़ा के यूनिट देखते हैं। हमने अल्फ़ा की डेफिनेशन ऐसे की थी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम चेंज इन रेजिस्टेंस का यूनिट देखें तो ओहम होगा, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी ओहम होगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, केल्विन, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। ये ओहम से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास अल्फ़ा का यूनिट आएगा पर केल्विन। अल्फ़ा का ऐसा यूनिट पर केल्विन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करूँ तो ये यूनिट जो है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड भी आ सकता है, जिसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो भी आप कंसिडर कर लें। अब अगर हम देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस का उलट भी कोई टर्म होती है, तो जी हाँ, रेजिस्टेंस के उलट को हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय G, and the formula of conductance G is equal to 1/R. When we put the unit of resistance as ohm in this equation, we get the unit of conductance. So the unit of conductance is per ohm or mho, or its another name is Siemens. These all three names are for the same unit, and that is the unit of conductance. अगर हम जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लें तो वो क्या आएगा, उसे हम कंडक्टिविटी बोल देंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोलते थे, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम जो है वो कंडक्टिविटी कहेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट्स सिंबल इज सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, and it has also the same unit as that of the conductance, because conductivity is the conductance of 1 meter cube of a conductor। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेजिस्टिविटी 1 मीटर क्यूब कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कहते हैं, इसी तरह कंडक्टिविटी 1 मीटर क्यूब कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कहते हैं। हमारे टॉपिक के अंदर एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि कॉपर की रेजिस्टिविटी की तब्दीली दिखा रहा है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। जैसे जैसे कॉपर के कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी रेजिस्टिविटी में इजाफा होता जाता है। हम देख रहे हैं कि एक ख़ास हद के बाद जब टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड करता है, तो उस वक़्त कॉपर की रेजिस्टिविटी में तब्दीली बहुत ही एबनॉर्मल हो जाती है, और इन दोनों के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। यानी कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि कॉपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी में चेंज है वो टेम्परेचर के साथ एक ख़ास हद तक लीनियर है। अगर हम उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दें तो फिर रेजिस्टिविटी बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी, और ये कंडक्टर जो है वो फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देगा, यानी कि कॉपर कंडक्टर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।